चलिए तो आगे क्या पढ़ रहे थे अपन। ये हो गया तरंग दैर्ध्य बताया मैं आपको, लिख लिए। दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा से डिनोट करते हैं और यहाँ पे आप शो कर सकते हैं उसको। इसके बाद आयाम की यहाँ पे आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जो आपका माध्य स्थिति है उससे जो तरंग है वो जितना ऊपर जाएगी या जितना नीचे आएगी उसी को हम उसका क्या बोलेंगे, आयाम। और आयाम को इंग्लिश में चूंकि एम्पलीट्यूड बोलते हैं और एम्पलीट्यूड स्टार्ट होता है ए से, इसलिए इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। तो लिख लीजिएगा आयाम। तरंग अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितनी ऊंचाई पर जाता है उसे उस तरंग का आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं और स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं खुद भूल जाता हूँ क्या बोला, क्या बोला बताइए आप, कब बताऊंगा। उसे उस तरंग का आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसे उस तरंग का आयाम या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं और डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल ए फॉर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे मैं केवल बोलूँ जितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, या है ना, अभी लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस, या जितना नीचे वो आता है, दोनों में से किसी एक को बोलेंगे, है ना। ठीक है, तो वो वहां पे मेंशन नहीं किया, लेकिन वो आवश्यकता नहीं इसलिए नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये आयाम के बारे में होंगे जिसकी आवश्यकता फिलहाल तो नहीं है ना। तो ये सारा हम देख लिए, इसी के बेसिस पे हम, है ना, ध्वनि को क्या किए थे, डिवाइड किए थे कितनी भागों में, 3 भागों में। किसके आधार पे किए थे, आवृत्ति के आधार पे, है ना। तो आवृत्ति बहुत कम, फिर ज्यादा और उसके बाद बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए हैं, आवृत्ति बहुत कम है, इसका मतलब 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या बहुत ही क्या है, कम। चलो एक बार और देख लेते हैं रफली उसको, उसके बाद वो आगे देखेंगे। अब श्रव्य, इसके बाद श्रव्य और उसके बाद पराश्रव्य। ठीक है, तो इसमें जो आवृत्ति है ना, आवृत्ति अब वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं जहां पे आप आवृत्ति के बारे में लिखे हैं कि इसका मात्रा क्या है, हर्ट्ज है। आवर्तकाल का मात्रा क्या होगा बताओ, आवर्तकाल का मात्रा, आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल, काल मतलब समय, तो समय का मात्रा क्या है, सेकंड। मैं लिखा भी तो था ना, आवर्तकाल उसका क्या था, 1/2 सेकंड, 0.5 सेकंड, तो उसका मात्रा क्या हुआ, सेकंड हुआ, है ना। यहाँ पे आवृत्ति का मात्रा बस नया है जो कि क्या है, हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रव्य में जो आवृत्ति होगी वो 20 हर्ट्ज से कितनी होगी, 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इसका मतलब कि ऐसी ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति मतलब दोलन, 1 सेकंड में दोलन। यदि कोई तरंग है, ध्वनि तरंग है ना, तो जब वो संचरित कर रही है माध्यम में, और मान लो माध्यम के कण में 1 सेकंड में दोलन 20 बार से ज्यादा हो या 20,000 बार तक हो या उससे कम हो, तो वो हमको सुनाई देगी। लेकिन यदि उस माध्यम के कण में दोलन 1 सेकंड में 20 से भी कम हो, मान लो माध्यम के कण 19 बार दोलन कर रहे हैं 1 सेकंड में, कितनी बार, 19 बार, तो क्या वो हमको सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी। तो है वो ध्वनि अभी भी, लेकिन इस प्रकार की ध्वनि क्या कहलाएगी, अवश्रव्य, अवश्रव्य जो हमको सुनाई न दे। और मान लो माध्यम के कण में 20,000 से भी ज्यादा बार कंपन हो रहा है 1 सेकंड में, 20,000 से भी ज्यादा बार दोलन हो रहा है 1 सेकंड में, तो वो क्या कहलाएगी, पराश्रव्य, और वो भी हमको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये कल देखे थे, इसको तो पढ़ चुके थे, है ना। उसके बाद फिर ये कि अवश्रव्य ध्वनि हमको सुनाई नहीं देती, है ना। ये रेंज को पूछता है, हमारे लिए रेंज क्या है, श्रव्य की परास्ता या रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 है।
तो अवश्रव्य ध्वनि जिसमें माध्यम के कणों में कंपन 20 हर्ट्ज से कम होगा, मतलब 1 सेकंड में 20 बार से कम दोलन करेंगे, है ना। तो ऐसी ध्वनि को कौन सुन सकता है? हाथी सुन सकता है। ठीक है, और है हाथी के, हाँ, भूकंप के जो तरंगे हैं वो भी क्या होती है? अवश्रव्य तरंगे होती है। इसके बाद हम गए थे पराश्रव्य में, तो पराश्रव्य मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ अगर, तो एक्चुअली में इसका उपयोग करते हैं कीट पतंगों को भगाने में। कभी आपके घर में कोई सेल्समैन आया है एक छोटा सा उपकरण लेके, है ना, कि अगर आप इसको लगा देंगे तो मच्छर गायब हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया है लगता है ना। वो एक छोटा सा उपकरण आता है, तो अगर आप उसको लगा दें, है ना, तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है ना, हवा में, माध्यम में, है ना, एक तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 से क्या होती है? ज्यादा। मतलब जो माध्यम के कण है, जिस माध्यम आपका हवा है, ठीक है, तो माध्यम के कण 1 सेकेंड में 20,000 से ज्यादा बार क्या करेंगे? माध्यम के कण दोलन करेंगे, और उसी माध्यम में रहना उन कीट पतंगों को, तो उनको दिक्कत होगी माध्यम के कणों के वाइब्रेशन से, है ना। भाई आप जैसे धरती पे खड़े हैं और धरती 20,000 बार अप डाउन हो, 20,000 भी नहीं हो, 1 सेकंड में 10 बार भी होगी ना, तब भी आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो उनके लिए कितना? 20,000 बार अगर माध्यम के अगर दोलन कर रहे हैं तो कीट पतंगे वहां से भाग जाएंगे। तो उस बेसिस पे, उस पे डिपेंडेंट वो उपकरण आता है। तो घर में आया था, जरूरी नहीं है कि आप ले, क्योंकि, है ना, अगर ये कीट पतंगों को नुकसान पहुंचा सकती है तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड किया था। लेकिन इस तरीके का आपको लिखे भी, शायद में लिखा है कि परस्पर ध्वनियों का तरंग किस लिए करते हैं? कीट पतंगों को दूर भगाने में। नहीं लिखा है क्या? चलिए, किडनी वाला, हाँ ठीक, किडनी वाला लिखिए, है ना। चलिए लिखिएगा, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, चूहे आदि भगाने के लिए किडनी वाली बात तुम्हें बताया कि किडनी मतलब किडनी में अगर पथरी हो जाए, किडनी में पथरी क्यों होती है? नॉर्मली पथरी किडनी में होती है, क्यों होती है बताइए? क्यों क्यों होता है? कैल्शियम की अधिकता वहां। नहीं, वो तो आप पथरी का कारण बताए कि पथरी कैल्शियम की अधिकता के कारण होती है। मैं ये पूछा कि पथरी किडनी में ही क्यों होती है? अपेंडिक्स वहां कहाँ होता है? अपेंडिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? क्षुद्रांत, जिसका उपयोग होता था पहले, है ना। वो एक प्रकार का अवशेषी अंग है, जैसे कि पूंछ, है ना। अब तो वो है भी नहीं पूंछ, है ना। तो अवशेषी अंग मतलब जिसका उपयोग बंद हो जाए उसको क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। उसी प्रकार से जो अपेंडिक्स है ना, क्षुद्रांत, ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। ठीक है, अवशेषी अंग जिसकी आवश्यकता हमें पहले थी, अब नहीं। क्या आवश्यकता थी पहले अपेंडिक्स की? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। बायो में कर रहे हैं MSc, तो इतना तो पता होना चाहिए, है ना। नहीं कर रहे हैं तब भी पता होना चाहिए, जैसे कि मेरे को पता है ना। अभी सुनिए उससे और क्या क्या बताता हूँ। अपेंडिक्स, क्षुद्रांत, जो कि आपकी किससे लगी होती है बताओ? बड़ी आंत से लगी होती है, जिसका काम था, जब पहले आदि मानव के रूप में मानव जीवन व्यतीत करता था तो कच्चा मांस खा जाता था। तो उस अपेंडिक्स का काम था उस कच्चे मांस को पचाना, ठीक है, उसके पाचन में। तो अब तो ऐसा करते नहीं है, अब कच्चा मांस खाते हैं क्या? नहीं, अब तो पका के खाते हैं। तो उसकी आवश्यकता क्या हो गई? खत्म। लेकिन वो अभी भी है, काम का नहीं है, तो खाली जगह है, पड़ा हुआ है ना। और खाली दिमाग शैतान का घर। वैसे वो जो खाली जगह है वहां पे जाके आपके शरीर में जो भी जहरीली चीजें बनती है ना, टॉक्सिक, वो जाके कहां पे जमा हो जाता है? अपेंडिक्स में, क्षुद्रांत। फिर उसी का क्या, उसको ऑपरेशन करके क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। किसको हुआ था अपेंडिक्स बताओ? इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में। आप कहते नहीं बताया तो था मैं कहानी, स्वाति, हाँ, प्रफुल्ल कुमारी देवी, हाँ, ऑपरेशन के लिए लंदन गई थी और ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि चूंकि प्रफुल्ल कुमारी देवी अंग्रेजों की जो भी रूल्स थे, नियम कानून थे, वो उनके अपोजिट थे, इसलिए उनको मरवा दिया गया। वहां गई थी लंदन, अंग्रेजों के देश गई थी, वही इलाज था उसका, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं, है ना। बाकी वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऑपरेशन करके बस अपेंडिक्स उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्यों बता रहे थे? पथरी, हाँ, पथरी। तो पथरी कहाँ पे और क्यों होता है? किडनी में क्यों होता है अक्सर? बताइए, किडनी का काम क्या है? फिल्टर करना। घर में जैसे पानी आ रहा है नल से या दूध आया आपके घर में, तो आप उसको क्या करते हैं? छानते हैं,
है ना। छानते हैं तो छन्नी में क्या जम जाती है, जो भी अशुद्धियां रहती है घर के पानी में, नल के, या फिर आप दूध ले रहे हैं अगर, तो जो भी अशुद्धियां है वो कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, छन्नी में। बस किडनी भी क्या है, छन्नी है। किसको छानती है, ब्लड को। तो सारे शरीर का ब्लड कहाँ पे छनता है, किडनी में। तो जो भी अशुद्धि रहेगी वहीं पर रुक जाएगी। जैसे कि आपके घर में जो पानी छानने की छन्नी है या दूध छानने की छन्नी है, उसमें सारी छन्नी में ही सारा कचरा क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। वैसे आपकी किडनी में जमा हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा कचरा जमा ना हो, तो आप एक तो अच्छी चीजें खाइए, ठीक है, और पानी ज्यादा पीजिए। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं पानी आपको ज्यादा पीना है, ठीक है। मान लो छन्नी है आपके पास, है ना, धीरे 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 पानी डाल रहे हैं, तो जो छोटी मोटी अशुद्धि होगी वो भी उसमें रुक जाएगी, फंस जाएगी। लेकिन अगर पानी फोर्स के साथ डालें तो छोटी मोटी अशुद्धियां फोर्स के साथ निकल जाएगी। ज्यादा बेटर है कि ऐसी अशुद्धियों को अपने अंदर में ले जाए। अब आप कर भी क्या सकते हैं, यदि यहाँ के जो जमीन है उसमें कैल्शियम की मात्रा क्या है, ज्यादा है ना, तो आप भी क्या कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन फिल्टर करने का नुकसान ये होता है, जिससे नुकसान है उसको तो निकालते ही है फिल्टर, जो अच्छी चीजें हैं मिनरल्स उसको भी वो निकाल देता है फिल्टर, तो उसका नुकसान भी है, ठीक है। कैल्शियम ज्यादा है, हमारे क्षेत्र में पथरी ज्यादा होती है, ठीक है। ये कभी पढ़ाया मैं, इसको आप रिलेट कर सकते हैं छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के भूगोल से। कडप्पा चट्टाने, कडप्पा चट्टानों में किसकी अधिकता होती है, कैल्शियम की अधिकता होती है। कडप्पा चट्टाने कौन से एरिया में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ के मैदान में या मध्य छत्तीसगढ़ में कडप्पा चट्टाने पाई जाती है। कडप्पा चट्टानों में कैल्शियम की अधिकता होती है ना। ये कैल्शियम की अधिकता जमीन में है तो वो पानी में भी आ जाता है, पानी पीते हैं तो आपके अंदर आ जाता है। फिर नॉर्मली इस क्षेत्र के लोगों को किडनी की समस्या ज्यादा होती है, पथरी की समस्या ज्यादा होती है। रीजन समझ में आया, ठीक है। और उसी कैल्शियम के कारण कैल्शियम क्या करता है, एक लेयर बना देता है जमीन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम दैट पॉलीथीन, किसकी जैसा, पॉलीथीन की जैसा जमीन में, मिट्टी में, है ना। तो उसके कारण जो पानी गिरता है वो डायरेक्टली बहुत आसानी से नीचे नहीं जा पाता, भूमिगत नहीं हो पाता, वो थोड़ी देर के लिए जमीन पर रह जाता है। और जमीन में उस पानी का कुछ लंबे समय तक रह जाना बहुत फायदेमंद होता है। किस अनाज के लिए, धान की फसल के लिए। इसलिए इस क्षेत्र में धान ज्यादा होता है, तो फायदा भी है और नुकसान भी है, ठीक है। चलिए क्या क्या होगा, तो ये सब क्यों बता रहा था। हाँ, तो किडनी होता है, तो किडनी मतलब किडनी होता है बोलो तो मैं, किडनी में पथरी होता है ना, पथरी मतलब छोटे छोटे पत्थर। तो अब उन पत्थरों को अगर हम पराश्रव्य ध्वनि उन तक भेजेंगे, तो पराश्रव्य भेजो मतलब उस किडनी छोटे से पत्थर में वो 1 सेकंड में 20,000 से ज्यादा क्या करेगा, दोलन करेगा। और जब उसमें 20,000 से ज्यादा दोलन होगा 1 सेकंड में, प्रति सेकंड, तो वो क्या हो जाएगा, फिर टूट जाएगा। इसलिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं किसमें, किडनी के इलाज में, ठीक है। चलिए ये भी लिख लेता हूँ, एक बात होगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। चिकित्सा क्षेत्र में सोनोग्राफी पता ही होगा आप लोग को। समुद्र में दबे मलबे की पहचान, समुद्र में दबे मलबे की पहचान। नौसेना समझते हैं, नेवी, नौसेना क्यों बोलते हैं बताओ। नौका है ना, नौका में पहले सैनिक जाते थे, इसलिए वो नाम पड़ गया नौसेना, ठीक है। नौसेना में सोनार वो सिस्टम है, सोनार सिस्टम है ना, SONAR, सोनार सिस्टम, उसका शॉर्टकट में नाम है, ठीक है। तो वो सोनार बस लिख लीजिएगा, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। सोनार समुद्र की निचली सतह में मानचित्र, तो ये सारी चीजें एक साथ हैं। समुद्र के नीचे खजाना ढूंढना या समुद्र के नीचे जो तलहटी है उसका नक्शा बनाना, तो हम क्या करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि को भेजते हैं जिसकी आवृत्ति बहुत ही ज्यादा है।
फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर आती है, उस बेसिस पे हम उसका क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं कि यहाँ पे कोई मलबा है कि नहीं है, ज्यादा गड्ढा है, कम गड्ढा है, पत्थर है, चट्टान है, क्या है, ठीक है। उनके रिफ्लेक्शन के आधार पे वो टकरा के वापस आएंगी, है ना। तो किस ढंग से वापस आ रही है, कितने समय में आ रही है ना, कितनी दूरी से आ रही है, उस हिसाब से फिर क्या बनाएंगे, नीचे का हमें डायग्राम बना देंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं मैं एक बार बताया था, ठीक है, उतना डीप में नहीं जाता है। चलो बहुत हो गया इसमें। अब नेक्स्ट लिखेंगे अनुनाद, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, बस लिखाना बाकी। अनुनाद, रेजोनेंस। तो क्या होती है अनुनाद? इसमें अनुनाद के बारे में डेफिनेशन नहीं लिख पाए हैं, डायरेक्टली इसका प्रैक्टिकल बता दीजिए। एक बार और बता चुका हूं मैं, चलो यहाँ पर और बता दूं। रेजोनेंस अनुनाद किस केस में बताया था अनुनाद, बताओ यार, सब लोग तो बैठे थे, कैसे नहीं भूल सकते। पुल के केस में बनाया था ना। पुल जो आपकी रिजिड लग रही है आपको, सुदृढ़, उसमें भी क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। मान लो उसका वाइब्रेशन इस ढंग से हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जो ये इसमें वाइब्रेशन है या जो तरंग है पुल में, उसकी आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में दोलनों की संख्या। मान लो 1 सेकंड में 2 दोलन कर रहा है, कितने दोलन कर रहा है 1 सेकंड में, तो ये 1 सेकंड दोलन 2 हो गया, नहीं हुआ क्या यार, तो ये 1 हो तो गया 2 दोलन, ठीक है। 1 सेकंड में कितने दोलन, 2 दोलन कर रहा है ना। अब मान लो एक फौज आ रही है, सेना आ रही है ना, सेना आ रही है, मतलब सेना क्या है, है ना। सैनिक आ रहा है, तो सैनिक क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, और पूरी की पूरी सेना क्या होगी, सैनिक एक पुरुष, पुल्लिंग, और सारे के सारे पुरुष मिलकर क्या बने, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो शब्दों का खेल। तो अब देखिए फौजी आ रहे हैं मार्च पास करते हुए, अब मान लो उनका जो दोलन है, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड में वो भी जो अपना पैर है 2 बार अप डाउन करते हैं, तो उनकी भी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 2, है ना। 1 सेकंड में उनकी भी पैर को, है ना, एक बार अप डाउन हुआ, फिर एक बार अप और डाउन, तो उनके लिए भी आवृत्ति क्या हो गई, 2 हो गई। 1 सेकंड में दोनों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, इसकी भी, पुल की भी और मार्च पास करने वाले सैनिकों की भी, तो उनका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा। लेकिन मान लो जैसे उनका आयाम ज्यादा है, ये उनका आयाम है ना, जो सैनिक मार्च पास कर रहे हैं, आयाम ज्यादा है। आयाम क्या है मैं बताया ना, ठीक है। एक दोलन में वो अपनी माध्य स्थिति से कितना ऊपर गया, तो ये सैनिकों के लिए है ना, और ये किसके लिए है, पुल के लिए है। चूंकि इनकी आवृत्ति बराबर है ना, तो ये इनका जो आयाम है वो जुड़ जाएंगे। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ये मान लो 1 मीटर तक गया, 1 मीटर होगा नहीं, हो ही नहीं सकता, मिलीमीटर में होगा। फॉर एग्जाम्पल पुल का आयाम कितना है, 1 मीटर, और मान लो जो सैनिकों का आयाम कितना है, 2 मीटर, तो ये इम्पोज हो जाएगी एक दूसरे के ऊपर, और रिजल्ट क्या मिलेगा, वो टोटली कितने ऊपर चले जाएगी, 3 मीटर। मतलब जो माध्यम के कण है, मतलब जो पुल माध्यम है और जो पुल के कण है, पहले नॉर्मली पुल का कण कितना आयाम कर रखा, आयाम मतलब दोलन कर रहा है, पुल के कण ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, केवल कितना, 1 मीटर। लेकिन चूंकि आवृत्ति मैच कर गई सैनिकों की, और सैनिकों का आयाम था 2 मीटर, अब ये 2 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे और टोटल कितना हो गया, 3 मीटर। तो जो माध्यम पुल के कण जो पहले केवल 1 मीटर ऊपर जाते थे और 1 मीटर नीचे आते थे, अब वो 3 मीटर ऊपर जाएंगे और 3 मीटर नीचे आएंगे, तो पुल क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो इनका इम्पोज हो जाना तरंगों का, इसी को क्या बोलते हैं, अनुनाद, ठीक है। और अनुनाद के कारण ही मार्च पास करने वाले सैनिकों को पुल पे रोक दिया जाता है और वो नॉर्मल वे में वहां से गुजरते हैं, ठीक है। लिखिएगा, अनुनाद से बचने के लिए, अनुनाद के बारे में इसमें डेफिनेशन लिखा नहीं है। अनुनाद से बचने के लिए मार्च पास्ट में पुल पार करते समय सैनिकों को अनुनाद से बचने के लिए मार्च पास्ट में पुल पार करते समय
सैनिकों को साहिब पीछे खिड़की बंद कर दो, साउंड आ रहा है। दोनों एक तो बंद है शायद, है ना? बंद है कि नहीं है? बंद था ना, वो वाला बंद कर दो। ठीक है, वो कांच तो लगा ही था और कुछ, उसको भी बंद कर दो। अनुनाद से बचने के लिए मार्च पास्ट में पुल पार करते समय सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने की सलाह दी जाती है। कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने की सलाह दी जाती है। अनुनाद से बचने के लिए मार्च पास्ट में पुल पार करते समय सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने की सलाह दी जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये ध्वनि की आवृत्ति अलग मैटर था। अब हम आएंगे ध्वनि की तीव्रता पे। इसमें ध्वनि की तीव्रता जो एकदम अलग फिनोमिना है। ठीक है, तो इसमें जो चीज जानना है वो लिखेंगे, लिखिएगा ध्वनि की तीव्रता। लिखिएगा मनुष्य, इधर कुछ नहीं है, मनुष्य अस्सी से 90 डेसिबल, 85 लिख लीजिए, 85 से 90 डेसिबल, 85 से 90 डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकते हैं। इससे ऊपर की ध्वनि को प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली में ध्वनि की तीव्रता को हम किसमें नाप रहे हैं? डेसिबल में, है ना? तो आप वो भी चीज मेंशन कर लीजिए, है ना, कि ध्वनि की तीव्रता को या ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला मात्रक क्या है? डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, ऐसा लिख देते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि का धीमा या तेज लगना उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। ध्वनि का धीमा या तेज लगना उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो, अभी मैं लिखा है आपको कि 85 से 90 डेसिबल तक आदमी सुन सकता है। ठीक है, जैसे जैसे डेसिबल बढ़ते जाएगा, मतलब ध्वनि की तीव्रता बढ़ते जाएगी, मात्रक मतलब, है ना। मान लो डेसिबल कम है तो ध्वनि की तीव्रता क्या है? कम है। तो इसको भी अभी मैं लिखाऊंगा। वैसे 85 से 90 तक आदमी सुन सकता है, ये लिखे हैं, लेकिन सेफ जोन आदमी के लिए ध्वनि की तीव्रता का है 80 डेसिबल। सेफ जोन कहने का मतलब अगर 80 डेसिबल तक की आवाज है तो वो बिना कष्ट के सुन सकता है। क्या? बिना कष्ट हुए सुन सकता है। कुछ साउंड ऐसे भी हैं जिसको आप सुनते जरूर हैं लेकिन परेशान हो जाते हैं जब उसकी तीव्रता ज्यादा हो। तो वो 80 से ऊपर वाला वही 80 से 90 के बीच का भी आप सुनाई को देगा लेकिन कष्ट होगा। ठीक है, तो वो लिमिट को अगर पूछेगा तो वो क्या आएगा? 80 डेसिबल, जहां तक की ध्वनि को आप आराम से सुन सकते हैं। मैं लिखा दूंगा अभी, है ना। फिर क्या क्या रेंजेस हैं, है ना, जैसे कि आप अगर धीमी फुसफुसाहट कर रहे हैं तो वहां की ध्वनि की तीव्रता कितनी है? कितनी होगी? 80 से ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, 20 डेसिबल। ठीक है, थोड़ा नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो उसकी तीव्रता कितनी होगी? पटाखों की तीव्रता कितनी होगी? कारखाने में साउंड की तीव्रता कितनी होगी? डेसिबल में। सबको लिखते हैं, लिखिएगा। एक तरफ कॉलम बनाना है तो एक तरफ ध्वनि और दूसरी तरफ उसकी प्रबलता।
ध्वनि, एक तरफ ध्वनि लिख लो और दूसरी तरफ प्रबलता। आप अगर सांस भी लें तो कोई ना कोई ध्वनि निकलेगी, तो उसको लिखिएगा सामान्य श्वास, सामान्य श्वास 10 डेसिबल। डीबी, स्मॉल डी स्मॉल बी है ना, डेसिबल को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, डीबी। तो सामान्य श्वास की प्रबलता कितनी, 10 डेसिबल। फिर लिखिएगा मंद फुसफुसाहट, मंद मतलब धीमा, फुसफुसाहट। अभी पूर्णिमा आएगी नहीं तो आपको उदाहरण बता दिया होता। 30 डेसिबल, 30 dB। सामान्य बातचीत, डेसिबल, 60। आखिर में लिखिएगा 80 डेसिबल से, डेसिबल डीबी शॉर्टकट में, 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर, अधिक प्रबल शोर मानव शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो ये 80 डेसिबल जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है, मानव शरीर के लिए कष्टदायक। अब इसमें और भी रेंजेस दिए हुए हैं, लेकिन मैं जहां तक एग्जाम दिलाया तो बाकी के उदाहरण मैंने देखा वो इसी मानव वाले को ज्यादा पूछता है। अब इसमें दिया नॉर्मल जो एरोप्लेन, हवाई जहाज जो आपके ऊपर से जाता है, इसका साउंड होता है, साउंड की तीव्रता या प्रबलता 140 डेसिबल। कितनी, 140, ठीक है। और जो रॉकेट जो जाता है उस ध्वनि की प्रबलता होती है 180 डेसिबल, ठीक है। तो ये सब भी है, लेकिन मैंने लिखा है तो वो तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया है ना। हमारे जो सेफ जोन है वो कितना है, 80 डेसिबल। इसी को नॉर्मली पूछते हैं। या ध्वनि की तीव्रता को किसमें नापते हैं, ये पूछा तो डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हमारी बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जो जैसा दिखता है उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो वो चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। तारक, पिच, तारक, PITCH, पिच लिखेगा ध्वनि का मोटा या पतला होना, ध्वनि का मोटा या पतला होना उसके तारकत्व पर निर्भर करता है। यदि आवाज पतली हो तो तारकत्व अधिक, यदि आवाज पतली हो तो तारकत्व अधिक, कॉमा मोटी हो तो, और मोटी हो, ठीक है, मोटी हो तो तारकत्व कम। ठीक है, तो ये दोनों में जो रिलेशन है तारकत्व में और आवाज के मोटा या पतला होने में संबंध कैसा है, अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तारकत्व इज रेसिप्रोकल, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं ये समझने के लिए, ठीक है। आवाज का मोटा होना, ठीक है। तारकत्व कम है तो आवाज क्या होगा, मोटा होगा, और तारकत्व ज्यादा है तो आवाज क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा
ठीक है। लड़कियों की आवाज का तारत्व कम होता है या ज्यादा होता है? क्या होता है? ज्यादा। तारत्व ज्यादा तो आवाज क्या होगी? पतली। ठीक है। लड़कों की आवाज अपेक्षाकृत तारत्व उसमें क्या होता है? कम होता है, इसलिए आवाज क्या होती है? ठीक है। इसी को पूछता है ना। तो अच्छा बताइए, शेर की गुर्राहट है ना, तारत्व कम या ज्यादा? तारत्व कम, आवाज मोटी। ठीक है। मच्छर की भिनभिनाहट तारत्व अधिक, इसलिए आवाज पतली। ठीक है। तो ये जो संबंध है जस्ट अपोजिट, इसको ध्यान में रखना है। इसी के बेसिस पे उदाहरण लिखिएगा। शेर की गुर्राहट में तारत्व कम, तारत्व किसकी वजह से कम ज्यादा होता है? पिच है वो, पिच। ठीक है। अब मैं सोचा था एक तरीके से मैं बताऊंगा करके, फिर मेरे को लगा कि ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं बताया। ठीक है, मैं लिख लो फिर बताता हूँ। मैं प्रयास करूंगा समझने का, अगर आप समझ पाओ तो। क्या बोल रहे? शेर की गुर्राहट में तारत्व कम व मच्छर की भिनभिनाहट में अधिक। मैं आपको इसमें हिंदी मिक्सअप करके समझाऊंगा, समझ पाए तो भी ठीक, नहीं समझ पाए तो भी ठीक। ठीक है। जैसे कल चर्चा चल रही थी ख, और क्या था वो, जो हर वर्ग का द्वितीय वर्ण, क के बाद ख, च के बाद छ, और क्या था, त के बाद ख, है ना, और फ के बाद फ, है ना, और ट के बाद ख। तो ये जो हर वर्ग का द्वितीय वर्ण है, किस प्रकार का व्यंजन है? सघोष व्यंजन, है ना। सघोष व्यंजनों का जब उच्चारण होता है तो स्वर का